हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर जीडीसी नर्सिंग क्लासेस। मैं रोजप्रीत कौर। तो बच्चों, आज हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं रियोमेटिक हार्ट डिजीज, जिसको हम रियोमेटिक फीवर के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्वेश्चन 10 मार्क्स में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 मार्क्स में ज्यादातर पूछ लेते हैं। बड़ी कंडीशन है, इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं कि रियोमेटिक हार्ट डिजीज को रियोमेटिक फीवर भी बोलते हैं और इसमें होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। स्टार्ट करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि हमारे वीडियोस जो है वो आप तक पहुंचते रहे, उनका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक ही आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रियोमेटिक हार्ट डिजीज को RHD के नाम से भी हम इसको जानते हैं। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड रियोमेटिक हार्ट डिजीज, इज ऑल्सो कॉल्ड रियोमेटिक फीवर। क्या है ये बच्चों? एक ऑटो इम्यून इन्फ्लामेटरी डिजीज है। क्या है? इट इज एन ऑटो इम्यून इन्फ्लामेटरी डिजीज। किससे कॉज्ड होती है? कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन। ये जो है बच्चों स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन की वजह से ये कॉज हो रही है। कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन। अब ये स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन का नाम क्या है? तो ये जो है स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन, इसका नाम है ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस। क्या है? ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस। तो अब इस फ्लो चार्ट में आपको पूरा बता दिया गया है कि क्या है ये। तो इसमें बोल रहे हैं कि रियोमेटिक हार्ट डिजीज को रियोमेटिक फीवर के नाम से भी हम जानते हैं। ये कैसी है? एक ऑटो इम्यून इन्फ्लामेटरी डिजीज है। किसकी वजह से हो रही है? स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन की वजह से हो रही है। अब ये स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन की वजह से हो रही है, तो इस स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन का नाम क्या है? तो इसका नाम है ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस। इस बैक्टीरिया की वजह से रियोमेटिक हार्ट डिजीज और रियोमेटिक फीवर जो है वो कॉज होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। सो rheumatic heart disease is a heart valve damage from rheumatic fever। क्यों rheumatic heart disease को rheumatic fever बोलते हैं? क्योंकि क्या बोल रहे हैं बच्चों यहाँ पर? क्योंकि जो rheumatic heart disease है वो rheumatic fever की वजह से कॉज होती है। और इसमें क्या होता है कि हमारे हार्ट के जो वाल्व्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं। बैक्टीरियल इंफेक्शंस कॉल्ड ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल GAS इंफेक्शंस। अब बोल रहे हैं कि यहाँ पर बैक्टीरियल इंफेक्शन ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक इंफेक्शन जो स्ट्रेप्टोकोकस है वो इसको कॉज करता है। कैन कॉज रियोमेटिक फीवर। ये बैक्टीरिया जो है वो रियोमेटिक फीवर को क्या करेगा? कॉज करता है। An infection like strep throat or scarlet fever triggers your body immune response। ये जो इन्फेक्शन है वो क्या करता है कि आप स्ट्रेप थ्रोट और स्कारलेट फीवर को ट्रिगर करता है और इसको कॉज करता है। और ये क्या करते हैं कि आपके इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर अप करते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स को ये अफेक्ट करते हैं। कॉजिंग इन्फ्लेमेशन थ्रू आउट योर बॉडी इंक्लूडिंग इन योर हार्ट। अब इस इन्फेक्शन की वजह से, इस फीवर की वजह से यहाँ पर आपकी पूरी बॉडी में क्या होती है? इन्फ्लेमेशन हो जाती है। और ये इसमें हार्ट में भी क्या हो रहा है कि इन्फ्लेमेशन एट लास्ट हो जाती है। तो क्या बोल रहे हैं कि रियोमेटिक हार्ट डिजीज क्या किससे हो रहा है? रियोमेटिक फीवर की वजह से हो रहा है, जिसमें हार्ट वॉल्व्स हमारे डैमेज हो रहे हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कौन से बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है? ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है। ये इन्फेक्शन रियोमेटिक फीवर को कॉज करता है। अब ये इन्फेक्शन हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करेगा। अब इस इन्फेक्शन की वजह से हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होगी एज वेल एज हमारे हार्ट में भी इन्फ्लेमेशन होगी। सो दिस इज द डेफिनेशन of the rheumatic heart disease. Let us move to causes.
इसका मेन कॉज बच्चों सिर्फ यही है कि ये ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से होता है। आपसे अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द मेन कॉज, मेनली क्या होता है कि मुझसे मेरे एग्जामिनर में पूछा था मेरे वाइवा के टाइम पे भी, बताइए एक कॉज और मेन कॉज रियूमेटिक हार्ट डिजीज का, तो आपको इधर उधर के कुछ नहीं बताना है, सिंपल सा कॉज है, क्या है, ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस, ये जो है मेन कॉज है रियूमेटिक हार्ट डिजीज का। फैमिली हिस्ट्री, इसके साथ अगर फैमिली हिस्ट्री आपको रियूमेटिक फीवर की या रियूमेटिक हार्ट डिजीज की, तब भी आपको ये होने का चांस हो सकता है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे कि ओवर क्राउडिंग, क्योंकि इन्फेक्शन जो है वो फैल सकता है, तो अगर आप ओवर क्राउडिंग एरिया में रह रहे हैं तब भी आपको ये होने का चांस है। नेक्स्ट है बच्चों रिस्क फैक्टर्स। अब यहां पर बोल रहे हैं कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनको रियूमेटिक हार्ट डिजीज होने का ज्यादा चांस है, ज्यादा खतरे में आते हैं वो रियूमेटिक हार्ट डिजीज होने के। तो पीपल आर एट हायर रिस्क फॉर दिस डिजीज अगर उनको, इफ दे आर डोंट हैव इजी एक्सेस टू हेल्थ केयर और एंटीबायोटिक्स, अगर उनको फीवर हो गया या कुछ छोटी मोटी बीमारी हो गई है तो उनके पास एक्सेस नहीं है, कोई साधन नहीं है, मनी नहीं है, पैसा नहीं है अपनी हेल्थ के लिए, या फिर एंटीबायोटिक्स नहीं है, दवाइयां नहीं है, तो ऐसे लोगों को मेनली कह सकते हैं कि पुअर पीपल को ये ज्यादातर होने का चांस है, क्योंकि लैक ऑफ मनी की वजह से वो ऐसी चीजों तक पहुंच नहीं पाते हैं। Have repeated strep infections that go untreated, repeated बार बार strep infections हो रहा है, वो बार बार रिपीट हो रहा है और वो ट्रीटेबल नहीं हो रहा है, उनसे ट्रीट नहीं कर पा रहे डॉक्टर्स, अनट्रीट रह रहा है, तो उनको रियूमेटिक हार्ट डिजीज होने का चांस ज्यादा है। लिव इन ओवर क्राउडेड और अनसैनिटरी एरिया, ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह में रह रहे हैं और गंदगी वाली जगह में रह रहे हैं, तब भी उनको रियूमेटिक हार्ट डिजीज होने का ऐसे लोगों को ज्यादा चांस होता है। तो ये थे हमारे रिस्क फैक्टर्स, ये लोग जो है वो ज्यादा खतरे में आते हैं रियूमेटिक हार्ट डिजीज होने के। अब आते हैं बच्चों पैथोफिजियोलॉजी के ऊपर। तो पैथोफिजियोलॉजी क्या कह रही है हमसे, हम वो देखते हैं। तो यहां पर बोल रहे हैं कि इन्फेक्शन ड्यू टू ग्रुप ए बी स्ट्रेप्टोकोकस, बोल रहे हैं कि इन्फेक्शन हो गया, किसकी वजह से हुआ, हम सभी लोग जानते हैं ग्रुप ए बी स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से। फिर क्या हुआ, इम्यून रेस्पॉन्स टू स्ट्रेप्टोकोकस, बोल रहे हैं कि यहां पर अब स्ट्रेप्टोकोकस ने एंटर किया, तो अब यहां पर हमारे इम्यून सिस्टम ने रिस्पॉन्स किया, किसके खिलाफ, स्ट्रेप्टोकोकस के खिलाफ। एंटीजन बाइंड्स इन हार्ट, अब यहां पर जो एंटीजन था वो हार्ट में बाइंड हो जाता है, इंक्लूडिंग इसी के साथ साथ हमारे ब्रेन में, मसल्स में, एज वेल एज साइनोवियल जॉइंट्स में भी ये जो है वो बाइंड हो जाएगा, साइनोवियल जॉइंट्स में भी ये बाइंड हो जाता है। रिस्पॉन्स टू स्ट्रेप्टोकोकस। क्या हुआ कि यहाँ पर एंटीजन बाइंड हो गया, कहां पर, हमारे हार्ट में आके बाइंड हो जाएगा, हमारे ब्रेन में, हमारे मसल्स में और एज वेल एज हमारे साइनोवियल जॉइंट्स में। इसके बाद अब जब एंटीजन बाइंड हो जाएगा यहाँ पर आके, इन जगहों पर आके, इन ऑर्गन्स पे आके, मसल्स पे आके, तब यहाँ पर इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। क्या होगी, यहाँ पर आकर हमारी इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट, अब यहाँ पर ये डिवाइड हो जाएंगे तीन में, किस किस में, पहले अब उस इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स की वजह से सबसे पहले बच्चे क्या होगा कि उस इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स की वजह से यहाँ पर चेंजेस इन वेस्कुलर परमिएबिलिटी, यहाँ पर वेस्कुलर परमिएबिलिटी जो है आपकी उसमें क्या होगा, चेंज आएगा। एस्कॉफ बॉडीज एंड कार्डियक मसल्स, उसी के बाद यहाँ पर एस्कॉफ बॉडीज होती है, कार्डियक नोड्यूल्स इनको हम बोल देते हैं, वहां पर वो यहाँ पर हो जाएंगे। फिर हाई फाइब्रोब्लास्ट एक्टिविटी, इसी के साथ यहाँ पर हाई फाइब्रोब्लास्ट एक्टिविटी यहाँ पर स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। अब वेस्कुलर परमिएबिलिटी की वजह से यहाँ पर मैक्रोफेज एक्टिविटी जो होगी वो हाई हो जाएगी।
क्या होगी, मैक्रोफेज एक्टिविटी जो है वो हाई हो जाएगी। अब मैक्रोफेज एक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर क्या होगा कि इन्फ्लामेशन, हमारी जो हार्ट लेयर्स होंगी, जो हमारी हार्ट लेयर्स है बच्चों, उनमें इन्फ्लामेशन अकर हो जाएगी। अब इन हार्ट लेयर में जब इन्फ्लामेशन अकर होगी तो यहाँ पर फाइब्रॉइड नेक्रोसिस होगा। क्या होगा, फाइब्रोइड नेक्रोसिस होगा। और साथ ही साथ यहाँ पर अक्यूट स्वेलिंग, बहुत अचानक से क्या होगी, जो हमारे हार्ट टिश्यूज होते हैं सडनली उनमें स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। किसकी वजह से, क्योंकि हार्ट लेयर्स में यहाँ पर इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन है, इसकी वजह से। अब जब हार्ट लेयर में इन्फ्लामेशन हो जाएगी तो यहाँ पर हमारे जो जॉइंट्स टिश्यू है वहां पर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, और इसकी वजह से जब जॉइंट टिश्यूज ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाएंगे तो यहाँ पर जॉइंट पेन होगा। क्या होगा, जॉइंट पेन होगा। अब उधर क्या था कि इन्फ्लामेशन था हमारे हार्ट लेयर में, जिसकी वजह से यहाँ पर फाइब्रॉइड नाइक्रोसिस हो गई थी। तो यहाँ पर उसकी वजह से अब फाइब्रॉइड नाइक्रोसिस हुई थी। अब उसी के साथ फाइब्रॉइड नाइक्रोसिस की वजह से और हाई फाइब्रोब्लास्ट एक्टिविटी की वजह से बच्चों क्या हो रहा है यहाँ पर कि बिल्डअप ऑफ फाइब्रोटिक कनेक्टिव टिश्यू इन वाल्व, जो हमारे हार्ट वाल्व है उसमें क्या होगा कि यहाँ पर फाइब्रोटिक कनेक्टिव टिश्यू का बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएगा, वो यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। और इसकी वजह से वॉल्व में स्वेलिंग होगी और वॉल्व में क्या होगा, डिस्फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा। जब वॉल्व में स्वेलिंग होगी तो वॉल्व प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा, और एट लास्ट जब हमारे वॉल्व जो है वो फंक्शन नहीं करेंगे तो यहाँ पर हार्ट फेलियर हो जाएगा। क्या होगा, हार्ट फेलियर यहाँ पर हो जाएगा। तो चलिए एक बार फिर से हम इसको स्टडी कर लेते हैं। तो क्या बोल रहे हैं बच्चे कि इन्फेक्शन हुआ किसकी वजह से, ग्रुप ए बी स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से। उसकी वजह से अब उस इंफेक्शन ने एंट्री की। अब उस जब बैक्टीरिया ने हमारे अंदर एंट्री की तो हमारे इम्यून सिस्टम में, हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसने उस बैक्टीरिया के खिलाफ क्या किया, अपना रिएक्शन दिया, रिस्पॉन्स किया। अब एंटीजन जो था वो बाइंड हुआ हमारे हार्ट में, ब्रेन में, मसल्स में और साइनोवियल जॉइंट्स में। अब उनके बाइंड होने की वजह से, एंटीजन बाइंड होने की वजह से क्या हुआ, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स स्टार्ट हुआ। फिर ये तीन में डिवाइड हो गए। पहला कि वहां पर वेस्कुलर परमिबिलिटी चेंज हो गई, फिर फॉर्मेशन हुआ स्कॉप बॉडीज का, कार्डियक नोड्यूल्स में, जिसको मसल्स बोल देते हैं। फिर यहाँ पर फाइब्रोब्लास्ट एक्टिविटी हाई हो गई। फिर क्या हुआ कि यहाँ पर वेस्कुलर परमिबिलिटी चेंज की वजह से यहाँ पर मैक्रोफेज एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई, उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो गई हमारे हार्ट लेयर्स में। हार्ट लेयर्स में इन्फ्लेमेशन होने की वजह से फाइब्रोटिक नेक्रोसिस हुआ, और साथ ही साथ एक्यूट स्वेलिंग हो गई हमारे हार्ट टिश्यू में। अचानक से हार्ट टिश्यूज में स्वेलिंग देखने को मिल जाती है। हार्ट लेयर में इन्फ्लेमेशन हुआ तो जॉइंट टिश्यूज यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, और यहाँ पर क्या हुआ, जॉइंट पेन स्टार्ट हो गया। अब फाइब्रोइड नेक्रोसिस हुई तो इधर ही क्या हुआ कि हाई फाइब्रोब्लास्ट एक्टिविटी हुई, तो यहाँ पर वॉल्व में जो फाइब्रोटिक कनेक्टिव टिश्यूज जो थे वो इकट्ठा होना शुरू हो गए। अब वॉल्व में जब फाइब्रोटिक कनेक्टिव टिश्यू बिल्डअप हुए, इकट्ठे हुए, तो वहां पर हमारी वॉल्व में क्या हुआ कि वॉल्व में स्वेलिंग हुई। अब स्वेलिंग की वजह से वॉल्व्स जो थी अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रही हैं। जब वॉल्व्स अपना काम अच्छे से नहीं करेंगी तो हार्ट कैसे वर्क करेगा, और यहाँ पर हमारा हार्ट फेल हो गया। अब ये कंडीशन होगी हार्ट फेलियर की। सो दिस इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द रूमेटिक हार्ट डिजीज। अब चलते हैं बच्चों साइन एंड सिम्टम्स की तरफ। अब रूमेटिक हार्ट डिजीज है तो आपको कौन से साइन एंड सिम्टम्स खुद में देखने को मिल सकते हैं। तो पहला आता है हमारा यहाँ पर चेस्ट पेन। क्या होगा बच्चों, चेस्ट पेन यहाँ पर अगर होगा, अगर रूमेटिक हार्ट डिजीज जो है वो हुआ है तो। फटीग, अब यहाँ पर क्या है कि फटीग, थकान आपको महसूस होगी। हार्ट मर्मर, नॉर्मल हार्ट की साउंड क्या है, लब डब लब डब। हमारी जो हार्ट की साउंड है वो क्या है, लब डब। तो लेकिन यहाँ पर हार्ट की साउंड मर्मर साउंड हमें हार्ट में सुनाई देगी। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ विद एक्सरसाइज एट रेस्ट और व्हेन लाइंग फ्लैट। इसी के साथ डिज्निया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा जब आप एक्सरसाइज करेंगे, थोड़ी सी भी आपने एक्सरसाइज कर ली तभी अकर हो जाएगा। साथ ही साथ आप रेस्ट पोजीशन पर हैं या फिर आप लेटे हुए हैं तब भी आपको सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी। स्वेलिंग इन योर स्टमक, हैंड्स और फीट। क्या होगा कि यहाँ पर आपके हैंड्स में, स्टमक में और फीट्स में, पैरों में क्या होगी, स्वेलिंग देखने को मिलेगी। पाल्पिटेशंस और कार्डियक अरिथमियाज लाइक एट्रियल फिब्रिलेशन, इसी के साथ आपके जो हार्ट रिदम है वहां पे भी दिक्कत होगी, पाल्पिटेशंस देखने को मिल सकता है, सुनने को मिल सकता है। कफिंग ऑफ ब्लड, इसी के साथ जब आप कफ कर रहे होंगे तब ब्लड भी आ सकता है कफ के साथ। तो ये सारे क्या है हमारे साइन एंड सिम्टम्स हैं, किसके बच्चों, रूमेटिक हार्ट डिजीज के।
अब हम इसको डायग्नोस कैसे करेंगे, कैसे हम पता करेंगे कि हमारे पेशेंट को रूमेटिक हार्ट डिजीज ही हुआ है। सबसे पहले तो हम हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे और फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। तो हिस्ट्री कलेक्शन में हम पेशेंट का पहले नेम पूछेंगे, उसका एज पूछेंगे, कहाँ से आया है। उसके बाद हम पेशेंट से पूछेंगे कि आपका कोई मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं रहा है, कोई प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री या कोई पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, कोई सर्जिकल हिस्ट्री, कोई सर्जरी तो नहीं हुई है आपकी, आप टोबैको वगैरह तो कंज्यूम नहीं करते, मतलब पूरा लाइफ स्टाइल उसका पूछेंगे, अल्कोहल वगैरह तो कंज्यूम नहीं ज्यादा करते हैं। फिर हम आते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन पर। अब यहाँ पर सबसे पहले हम पेशेंट के वाइटल्स को चेक करेंगे, वाइटल्स को चेक करेंगे, देखेंगे उसका टेम्परेचर क्या है, हार्ट रेट कैसा है, क्योंकि यहाँ पर हार्ट रेट में प्रॉब्लम आ सकती है। पल्स रेट बच्चों उसका चेक करेंगे। फिर हमने सिम्टम्स में पढ़ा था कि अगर रूमेटिक हार्ट डिजीज होने का चांस है, रूमेटिक फीवर है पेशेंट को, तो क्या होगा कि पेशेंट के स्टमक में, बेली एरिया पर, हैंड्स पर, फीट पे स्वेलिंग भी हमें देखने को मिलेगी, कभी कभी इसको चेस्ट पेन भी होगा। तो ये सारी चीजें जो है हम अच्छे से विजुअलाइज करेंगे इन द फिजिकल एग्जामिनेशन। इस टेस्ट की मदद से हम क्या करेंगे, हार्ट बीट को, हार्ट साउंड को देखेंगे कि कौन सी हार्ट साउंड हमें सुनने को मिल रही है। फिर हम आएंगे हमारे ब्लड टेस्ट पर, जिसमें अब देखते हैं कि यहाँ पर अब जो है कौन से जो हमारे जो टेस्ट है वो हमारा डॉक्टर करेगा। तो टेस्ट क्या करेगा, सबसे पहले हमारा डॉक्टर ब्लड टेस्ट करेगा। कार्डियक एंजाइम्स को चेक करने के लिए पहले हम ब्लड टेस्ट करेंगे। तो इसी के साथ यहाँ पर इन्फ्लामेशन को भी चेक करेंगे। तो चेक फॉर इन्फ्लामेशन और हाई इम्यून रिस्पॉन्स। तो यहाँ पर क्या है कि ब्लड टेस्ट हम करेंगे, क्यों, ताकि हम यहाँ पर इन्फ्लामेशन को चेक कर सके और इम्यून रिस्पॉन्स कैसा है, कहीं इम्यून बहुत एक्टिवली तो वर्क नहीं कर रहा है, बहुत हाईली वर्क तो नहीं कर रहा है हमारा इम्यून सिस्टम, वो सारी चीजें हम किस में देख सकते हैं, ब्लड टेस्ट के थ्रू हम चेक करेंगे। फिर करेंगे बच्चों चेस्ट एक्सरे। तो यहाँ पर हम चेस्ट एक्सरे क्यों कर रहे हैं, ताकि हम साइंस ऑफ हार्ट फेलियर को चेक कर सके, पता लगा सके कि कोई भी साइन ऐसा तो नहीं है जो हार्ट फेलियर की तरफ पेशेंट को ले जा रहा हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चेस्ट एक्सरे करेंगे। फिर करेंगे इकोकार्डियोग्राम। तो इकोकार्डियोग्राम में क्या करेंगे, एक अल्ट्रासाउंड ऑफ योर हार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं कि आपके हार्ट का एक अल्ट्रासाउंड टाइप होता है, टू फाइंड लीकी और नैरोड हार्ट वाल्व्स। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कहीं आपकी जो हार्ट की वॉल्स है वो लीक्ड तो नहीं हो रही है, या फिर वो नैरो, पतली तो नहीं हो गई है, तो जिसकी वजह से ऐसा तो नहीं कि ब्लड अच्छे से फ्लो ही नहीं कर पा रहा हो। तो ये सब हम किस में चेक करेंगे बच्चों, इकोकार्डियोग्राम में, जिसमें हम क्या देख रहे हैं कि आपकी हार्ट वॉल्स को चेक करें, कि जिसमें हम ये चेक करेंगे कि कहीं आपकी हार्ट लीक तो नहीं हो गई या फिर नैरो तो नहीं हो गई है। फिर है बच्चों इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में हम क्या चेक करेंगे, अ टेस्ट ऑफ योर हार्ट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। इसमें हम हमारे हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को चेक करते हैं। इलेक्ट्रो, याद रखिएगा कि इकोकार्डियोग्राम में और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में सिर्फ इतना सा अंतर है कि इसमें इको लगा है और इसमें इलेक्ट्रो लगा है। इकोकार्डियोग्राम में हम क्या करते हैं कि अल्ट्रासाउंड करते हैं हार्ट का, और इलेक्ट्रो से याद रखिएगा कि इसमें हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को चेक करते हैं हार्ट की। तो यहाँ पर क्या है कि एक कीजिए टेस्ट ऑफ योर हार्ट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी टू चेक फॉर द अबनॉर्मल रिदम। तो यहाँ पर अगर कोई भी टाइप का अबनॉर्मल रिदम्स है तो वो हम चेक कर सकते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में। अब आते हैं बच्चों मैनेजमेंट के ऊपर। तो अब इसका मैनेजमेंट क्या है, तो वो हम देखते हैं कि कैसे हम इसको मैनेज कर सकते हैं। सो रूमेटिक हार्ट डिजीज ट्रीटमेंट्स कैन हेल्प यू मैनेज सिम्टम्स एंड मे डिले डिजीज प्रोग्रेस। तो बोल रहे हैं यहाँ पर कि जो रूमेटिक हार्ट डिजीज ट्रीटमेंट है वो क्या कर रहे हैं कि कैन हेल्प यू मैनेज सिम्टम्स। रूमेटिक हार्ट डिजीज का जो ट्रीटमेंट है वो आपके सिम्टम्स को ट्रीट करने में हेल्प करता है एंड मे डिले डिजीज प्रोग्रेस। और ये ट्रीटमेंट जो है वो आपके डिजीज प्रोग्रेस को थोड़ा हल्का कर देगा, बट दे कांट क्योर द कंडीशन, ट्रीटमेंट्स इंक्लूड। लेकिन ये जो ट्रीटमेंट है वो कंडीशन को क्योर करने में हेल्पफुल नहीं है, बस ये आपके जो डिजीज प्रोग्रेस है उसको थोड़ा धीरे कर देगा। मेडिकेशन, योर प्रोवाइडर में रिकमेंड मेडिकेशन। यहाँ पर आपका जो प्रोवाइडर है वो क्या करेगा, मेडिकेशन आपको बताएगा टू मैनेज हार्ट फेलियर और एन अबनॉर्मल हार्ट बीट, जिससे आपका हार्ट फेलियर वो मैनेज कर सके और साथ ही साथ अबनॉर्मल हार्ट बीट को क्या करे, वो ठीक कर सके।
एंटीकोगुलेंट्स, इसको ब्लड थिनर्स हम बोल देते हैं, जैसे वारफरिन हो गया, हेपरिन हो गया, ये सारी मेडिकेशंस देगा। कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ स्ट्रोक और ब्लड क्लॉट्स इफ यू हैव अ नैरो मिट्रल वॉल्व और एट्रियल फिब्रिलेशन। तो बोल रहे कि यहाँ पर हो सकता है डॉक्टर आपको एंटीकोगुलेंट्स प्रोवाइड करें, जिससे क्या होगा कि अगर रिस्क है आपको स्ट्रोक होने का या ब्लड क्लॉट्स है आपके मिट्रल वॉल्व में, तो उससे एंटीकोगुलेंट से ये ठीक होने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर मेडिकेशन में हम एंटीकोगुलेंट्स देंगे। उसी के साथ फिर क्या करेंगे बच्चों, मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर। तो मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर में क्या करते हैं, इफ योर मिट्रल वॉल्व इज नैरो बट यू डोंट हैव अदर इश्यूज विद इट, अ प्रोवाइडर कैन परफॉर्म अ वाल्वुलोप्लास्टी टू वाइडन द वाल्व। बोल रहे हैं कि यहाँ पर अगर आपकी जो मिट्रल वॉल्व है वो क्या है, नैरो है। यहाँ पर वाल्वुलोप्लास्टी में क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो मिट्रल वॉल्व है वो नैरो है, लेकिन इसी के साथ आपको कोई और अदर प्रॉब्लम नहीं है, तब यहाँ पर जो डॉक्टर है वो क्या करेगा कि वाल्वुलोप्लास्टी करेगा, जिसमें आपके वॉल्व को वो क्या कर देगा, चौड़ा कर देगा, वाइडन अप कर देगा, ताकि ब्लड अच्छे से फ्लो हो सके। नेक्स्ट आते हैं सर्जरी के ऊपर बच्चों। इफ यू हैव सीवियर रूमेटिक हार्ट डिजीज, अगर आपका जो हार्ट डिजीज, रूमेटिक हार्ट डिजीज है वो बहुत ज्यादा सीवियर है, यू मे नीड अ हार्ट वाल्व सर्जरी, तब आपको हार्ट वाल्व सर्जरी की नीड यहाँ पर हो जाती है। A surgeon repairs or replace damaged heart valve, यहाँ पर जो सर्जन है या तो वो उस हार्ट वॉल्व को जो डैमेज है उसको वो रिपेयर कर देगा या फिर उसको रिप्लेस कर देगा। If they can't fix your valve, they can replace the damaged valve with an artificial valve or a tissue valve. अगर वो आपकी वॉल्व को ठीक नहीं कर पा रहे हैं, फिक्स नहीं कर पा रहे हैं, तब वो क्या करेंगे कि उस वॉल्व को रिप्लेस कर देंगे किसी आर्टिफिशियल वॉल्व के थ्रू या फिर टिश्यू वॉल्व के थ्रू। इन सम केसेस दे में परफॉर्म अ रॉस प्रोसीजर, और कुछ केसेस में रॉस प्रोसीजर भी परफॉर्म करेंगे, वेयर अ सर्जन स्वैप्स वन ऑफ योर हेल्दी वॉल्व फॉर द डैमेज वॉल्व एंड देन पुट्स a new valve in place of healthy one, they are relocated। तो बोल रहे कि यहाँ पर जो सर्जन है वो स्वैप अप कर देगा किसको, आपके हेल्दी वॉल्व को डैमेज्ड वॉल्व से एंड पुट अ न्यू वॉल्व इन प्लेस ऑफ हेल्दी वन, और क्या कर देगा कि एक न्यू वॉल्व को प्लेस कर देगा, हेल्दी वन वॉल्व को प्लेस कर देगा, वन दे आर रीलोकेटेड, और उसको रीलोकेट कर देगा। तो इसको बोलते हैं रॉस प्रोसीजर। तो सर्जरी में क्या है कि अगर आपका जो बोल रहे हैं कि अगर आपकी जो मिट्रल वॉल्व है वो डैमेज, सीवियर रूमेटिक हार्ट डिजीज है, तो यहाँ पर सर्जन क्या करेगा बच्चों कि आपके हार्ट वॉल्व को या तो रिपेयर कर देगा, अगर वो रिपेयर नहीं हो रही है तो वो उसको रिप्लेस कर देगा विद एन आर्टिफिशियल वॉल्व या फिर टिश्यू वॉल्व। कुछ केसेस में रॉस प्रोसीजर करते हैं। तो रॉस प्रोसीजर में क्या करते हैं कि यहाँ पर जो सर्जन है वो आपके वॉल्व को स्वैप अप कर देता है और उसके बाद क्या करता है कि डैमेज वॉल्व को रिप्लेस कर देगा न्यू वॉल्व के साथ, रीलोकेट कर देगा। सो दिस इज द सर्जरी फॉर अ rheumatic heart disease. At last, nursing management। अब नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करना है हमें कि मतलब एज अ नर्स हम कैसे अपने पेशेंट को केयर प्रोवाइड करेंगे। सो टीचिंग पेशेंट्स about the disease, its treatment and the prevention steps needed to avoid potential complication। तो बोल रहे हैं कि यहाँ पर हम अपने पेशेंट को टीच करेंगे किसके लिए, डिजीज के बारे में उन्हें बताएंगे कि आपको ये वाली डिजीज हो गई है लेकिन आपको घबराना नहीं है, अब इस डिजीज अगर हो गई है तो इसका ये वाला ट्रीटमेंट जो है आपको कराना है, आप इसको ऐसे प्रिवेंट कर सकते हैं, और आप इस प्रिवेंशन से इफ लाइफस्टाइल चेंजेस से क्या करेंगे कि अपने कॉम्प्लिकेशंस को रिड्यूस कर सकते हैं। तो एक एक चीज बेहतर तरीके से हमें हमारी पेशेंट को समझानी है क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी बीमारी से बहुत डरा हुआ है। मॉनिटर पेशेंट टेम्परेचर और फीवर में भी प्रेजेंट फॉर वीक्स। तो यहाँ पर हो सकता है कि रूमेटिक फीवर की वजह से, तो रूमेटिक हार्ट डिजीज है तो ज्यादा लंबे समय तक पेशेंट को फीवर हो सकता है, तो पेशेंट का हमें टेम्परेचर भी क्या करना है, उसका चेक करते रहना है।
असेस द हार्ट साउंड ऑफ फॉर अ न्यू और वर्सनिंग मर्मर। इसी के साथ यहाँ पर मर्मर साउंड हमें सुनाई देती है रूमेटिक हार्ट साउंड में, तो हमें हार्ट साउंड्स को भी क्या करना है, असेस करते रहना और ये देखना है कि कहीं मर्मर साउंड बहुत ज्यादा ही तो वर्स तो नहीं हो रही है। Instruct patient and family about restrictions, medications and sign and symptoms of infection। अब हम पेशेंट को और फैमिली को बताएंगे कि क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस करना है पेशेंट को, साथ ही साथ साइन एंड सिम्टम्स क्या है इन्फेक्शन के, वो सारी चीजें हम पेशेंट को प्रॉपर तरीके से वेल एक्सप्लेन्ड और उसी की लैंग्वेज में बोलेंगे। Assess for signs and symptoms of organ damage such as stroke, meningitis, heart failure and myocardial infarction। अब हम साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बताएंगे कि पेशेंट को बताएंगे कि अगर आपको ऑर्गन डैमेज हो रहा है तो इसी के साथ स्ट्रोक के सिम्टम्स क्या क्या है, मेनिंजाइटिस के सिम्टम्स क्या क्या है, हार्ट फेलियर के, मायोकार्डियल इन्फेक्शन के, ये सारे सिम्टम्स जो है वो हम हमारे पेशेंट को बोलेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द रूमेटिक हार्ट डिजीज। तो बच्चों हमने क्या पढ़ा कि रूमेटिक हार्ट डिजीज क्या है, जो हमारी रूमेटिक हार्ट डिजीज है, जो हमारा रूमेटिक हार्ट डिजीज है वो क्यों अकर हो रहा है, क्योंकि ये एक ऑटोइम्यून इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है, स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन की वजह से अकर हो रहा है। मेन कॉज इसका स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन है। कौन से स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, स्ट्रेप्टोकोकस अल्फा बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से जो है ये अकर हो रहा है। मेन कॉज यही है इसका, मेन और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉज है। पूछा जा सकता है कि बताइए मेन कॉज क्या है रूमेटिक हार्ट डिजीज का, और ये किससे कॉज होता है, रूमेटिक फीवर की वजह से कॉज होता है। तो इसीलिए हम इसको रूमेटिक हार्ट डिजीज को रूमेटिक फीवर के नाम से भी जानते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द रूमेटिक हार्ट डिजीज। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं एक नई वीडियो में नए लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए हमारी वीडियोस के साथ, हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले। कमेंट बॉक्स में कमेंट भी जरूर शेयर करें। थैंक यू।